गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को एक पड़ाव से अनीता राय का नमस्कार और बहुत सारा प्यार। टुडे वी हैव एन अनदर इम्पोर्टेंट डिस्कशन सेशन, ऑटिज्म अवेयरनेस, how to deal with kids with autism, autism related issues and guidance for parents. And today with us Mr. Ajit Padi on the board. He is an occupational therapist. Presently he is working in therapy for ability clinic dealing with pets. He worked in special school too. He has an experience of 11 years. So first of all, a warm welcome to you, Mr. Ajit Padi, on the platform of Ek Padav. Thank you for inviting, ma'am. Thank you for inviting to be a part of this initiative. Thank you so much. Thank you, sir. So let's begin with the session, sir. Today our topic is autism awareness. So my first question is with you. What are the main symptoms of autism? ऑटिज्म क्या है और इसके मेन सिम्टम्स के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। देखिए, ऑटिज्म एक चैलेंज है, एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर्स, आपके लैंग्वेज, आपके लर्निंग एबिलिटी, टोटल ओवरऑल सबको इम्पैक्ट करता है, सबको इफेक्ट करता है। ठीक है, एक 9 महीने से 18 महीने के बच्चे में आपको इजीली इसके साइंस दिख जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जितनी जल्दी इसके साइंस पता करेंगे उतनी जल्दी हम पीडियाट्रिशियन के कंसल्ट करेंगे, उतनी जल्दी वो आपको गाइड करेंगे कि आपको इसके आगे क्या क्या करना है। ठीक है, हमें इसके लिए अब अवेयरनेस बढ़नी चाहिए ऑटिज्म के लिए, क्योंकि एक लेटेस्ट सर्वे में पता किया था कि 1 in 54 किड्स ऑफ द एज ऑफ 8 years आर ऑटिस्टिक। तो मतलब वर्ल्ड वाइड तो हर 54 में एक बच्चा ऑटिस्टिक है। तो मतलब इतनी ज्यादा हमें इसके बारे में अवेयरनेस और इसके बारे में पेरेंट्स को बताना चाहिए कि मतलब हाँ, इसमें ये इश्यूज हो सकती हैं, तो आप इसको जल्दी फिगर आउट करके आप उसको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करिए। बिल्कुल सर। सर, तो इसके सिम्टम्स के बारे में आप हमें प्लीज कुछ बताइए। तो सिम्टम्स के बारे में तो जो अर्ली साइंस है, जो मैंने कहा जैसे 9 months से 18 months तक बच्चे में दिखते हैं, जो अर्ली साइंस है, 3 मेजर साइंस जो हमें फाइंड आउट करने चाहिए, जो हमें इजीली मिल जाते हैं ऑटिस्टिक किड्स में, जो इस एज ग्रुप में बता देते हैं। जैसे पॉइंट नहीं करना, ऑब्जेक्ट की तरह पॉइंटिंग नहीं करना, आई कांटेक्ट नहीं देना और नेम रेस्पॉन्ड नहीं करना। अगर ये 3 चीजें जो रेड फ्लैग्स हम बोल सकते हैं, अगर ये 3 चीजें बच्चा दिखाता है तो हमें तुरंत पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। इसके बाद इस एज ग्रुप के बाद 18 महीने के बाद बच्चा धीरे धीरे हमें और आगे और भी सिम्टम्स दिखाएगा, जैसे स्पीच लैग हो जाना, सोशल स्किल्स लैग हो जाना, उसके बाद हमें रिपीटेटिव मूवमेंट्स, स्टिमिंग पार्ट, रिपीटेटिव मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाना। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, बहुत उनका इंटरेस्ट एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड टॉय हो गया, एक पर्टिकुलर फूड हो गया, एक रूटीन उनका एक सेट होता है कि इसी रूटीन में मुझे काम करना है। ठीक है, और उनका एक हल्का से भी चेंज होगा ना, हल्का से भी माइनर चेंज होगा उनकी रूटीन में, तो उनको वो उसमें रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। एक अपनी दुनिया में रहते हैं वो लोग। ऑटिस्टिक किड्स इतनी एक दुनिया बना के रखते हैं कि उसी दुनिया में उनको खेलना है, उसी दुनिया में करना, उनको बाहर की इमोशंस, बाहर के लोगों के इमोशंस, बाहर के दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो, धीरे धीरे आपको बच्चे में दिखाई देगा। कई बार ऐसे भी होता है, पेरेंट्स आते हैं कि सर बच्चा ही सब आई कांटेक्ट भी था उसमें, ये भी था उसमें, मतलब नेम रिस्पॉन्ड भी करता था, बोलता भी था, लेकिन रिग्रेशन आ गया, आफ्टर 2 years रिग्रेशन आ गया। तो ऐसे भी केसेस बहुत सारे आते हैं हमारे पास कि रिग्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हमें धीरे धीरे, हाँ, और बहुत मेजर है सेंसरी इश्यूज। ऑटिस्टिक किड्स में सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा हमें दिखते हैं, जो कि एक बैरियर क्रिएट करते हैं टू कनेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा सेंसरी इश्यूज के बारे में, क्योंकि सबको पता है 5 सेंसेस होते हैं, उसके अलावा इंटरनल सेंसेस भी होते हैं हमारे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट करती हैं हमारे उसमें। थैंक यू सर, आपने बहुत सिंप्लीफाई किया इस वर्ड को, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो सर जनरली हम देखते हैं कि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म जो किड्स होते हैं उनके हैंड फ्लैपिंग और स्टिमिंग इश्यूज होते हैं। तो किस एज में ये जो बिहेवियर्स है हमें कंसर्न करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए बीइंग अ पेरेंट? पहले तो देखिए स्टिमिंग होता क्या है, पहले हमें ये जानना चाहिए स्टिमिंग होता क्या है। स्टिमिंग एक सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है। तो जो बच्चे के अंदर मूवमेंट्स के थ्रू या साउंड्स के थ्रू बच्चा शो कर देता है। ठीक है, इन्वॉल्व होती हैं, उसके अंदर आ जाती हैं, जो साउंड्स के थ्रू या रिपीटेटिव साउंड्स हो गए, रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो गए, उसके थ्रू वो प्रेजेंटेबल
दिखता है हमको, ठीक है। और ऑटिज्म में जो स्टिमिंग है, ऑटिज्म में स्टिमिंग जो है वो जैसे फ्लैपिंग हो गया, रॉकिंग हो गया, ठीक है, स्किन रबिंग हो गया, स्क्रैचिंग हो गया, स्निफिंग, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सूंघना बार बार, फैंस को देखना, लाइट्स को देखना, ठीक है, और स्ट्रॉ को पतली पतली छड़ी हो गई, पतली स्टिक हो गई, स्ट्रॉ हो गए, उसको उससे प्ले करना, और नाड़े से खेलना, ये सब बहुत कॉमन बेसिक बेसिक जो हमें हम लोग सुनते हैं, हम लोग देखते हैं। रीअरेंज करते रहना एक ऑब्जेक्ट्स को बार बार एक एक रीअरेंज करते रहना, ठीक है, टिप टोज पे वॉक करना, और ऐसे प्ले करते रहना, फिंगर प्लेइंग करते रहना, विजुअल लेना। तो ऐसे बहुत सारी स्टिमिंग्स है, विजुअल स्टिमिंग है, हमारी ऑडिटरी स्टिमिंग है, तो बहुत सारी चीजें हैं, वर्बल स्टिमिंग है, हम लोग इस तरीके से स्टिमिंग लेती हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ स्टिम, मैं हर कोई कभी ना कभी स्टिम करता है। कैसे? हम लोग नेल बाइट करते हैं, हम लोग फुट टैप करते हैं, एंजाइटी जब एंजाइटी होती है तो फुट टैप करते हैं, नेल बाइट करते हैं, हम लोग टैपिंग ऑन द मतलब ड्रमिंग करते हैं थ्रू हैंड्स, थ्रू ये ड्रमिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन वो हम लोग कर जाते हैं और हमें इतना ध्यान भी नहीं रहता कि हम लोग को कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई हार्मलेस है, बहुत हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हमें अवेयर रहते हैं कि कोई हमें देख रहा है, अगर कोई हमारे वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो हम उसको रोक देते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं होती। ऑटिस्टिक बच्चे ये अवेयर नहीं होते कि मतलब हाँ मुझे मेरी वजह से कोई परेशान हो रहा है, या मेरी वजह से कोई मुझे देख रहा है, या मेरी वजह से किसी को कोई बॉदर ले रहा है, कोई बॉदर हो रहा है। इस वजह से वो लोग कंटिन्यू रखते हैं इस चीज को। हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, वो लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, या प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए करते रहते हैं, या दिन में 3-4 बार 5 बार करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। और हम लोग एज अ ओटी मैं कभी भी ऑटिज्म को स्टॉप करने के लिए नहीं जाता, ठीक है, तब तक जब तक ऑटिज्म डिस्ट्रक्टिव ना हो, जब तक ऑटिज्म लर्निंग पे इफेक्ट ना करे बच्चे के, जब तक ऑटिज्म आपके बच्चे को अलूफ ना कर दे, बच्चे को सोसाइटी से दूर ना कर दे, तब तक मैं उसको बहुत ज्यादा दूर ना कर दे। एक तो होता ही है, ऊपर से और भी ज्यादा वो उस दुनिया में रह के अपने उसको तो कहीं ना कहीं उसके हर चीज ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हैम्पर होगा। तो इस वजह से मुझे उसको स्टॉप की तरफ जाना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं बच्चे कई बार, तो मैं उसकी तरफ से तब तक मैं उसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर मैं स्टॉप करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ और करेगा, क्योंकि उसको रिलीफ मिलता है ना मैम उससे, बिल्कुल। उनके से रिलीफ है। तो वो चीज मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्टिमिंग के बारे में, ठीक है। और एक बहुत मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वैसे ऑटिज्म के लिए स्टिमिंग, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना स्टिमिंग ऑटिज्म में, तो हमें थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, कैसे उसको मैनेज करना है। थ्रू ओटी, थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हम उसको फिजिक टॉयज दे सकते हैं, उसको एंगेज करके रख सकते हैं, तो हम मैनेज कर सकते हैं। वी कांट स्टॉप बट वी विल मैनेज। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग से धीरे धीरे उसको सॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम्स उसकी ना, उसको इससे जीना सीख जाता है, उसको कैसे मैनेज करना वो खुद ही सीख जाता है। तो से 2.5 साल के बच्चा अगर फ्लैपिंग कर रहा है, वो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो उसको उस जरिए से वो एक्सप्रेस कर रहा है। बड़े एनवायरनमेंट दिख रहा है, न्यू एनवायरनमेंट देख लिया, तो एंजाइटी अपनी कैसे शो करे, कैसे अपनी खुशी शो करे, तो उसका। लेकिन उसके बाद अगर वो शो करता है, दैट मीन्स कि मतलब कुछ तो इश्यूज हैं, तो आपको उसको फिगर आउट करके आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से, अपने थेरेपिस्ट से, अपने उससे आपको ये चीज डिस्कस करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो जैसे कि अभी आप हमें बता रहे थे कि हमें बच्चों की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना है, तो प्लीज आप क्या कुछ टूल्स या टेक्निक्स हमारे साथ शेयर करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स? किस तरह की टेक्निक्स और टूल्स बीइंग अ पेरेंट हम यूज कर सकते हैं बच्चों के साथ? देखिए, पेरेंट्स जो थेरेपी सेंटर्स जाते हैं, थेरेपी सेंटर्स में ऑब्वियसली बहुत बहुत इक्विपमेंट्स उनके पास हैं। सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि घर में रख सकें, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बैलेंस बोर्ड हो गया, बैलेंस बीम हो गया, जिम बॉल हो गया, ट्रैम्पोलिन हो गया, अगर वो रख सके एक सेपरेट एरिया। क्योंकि हम लोग पर्सनली पेरेंट्स को कहते हैं कि अगर आपके पास स्पेस है तो अब एक एरिया डेडिकेट करिए ओटी के लिए। तो उसमें पर्सनली ये 4 चीजें ओटी इक्विपमेंट्स के हिसाब से हमें होनी चाहिए पहली। हमारे पास वेट कफ्स, वेटेड ब्लैंकेट्स, वेटेड जैकेट्स, वेटेड वेस्ट फॉर कमिंग डाउन, ये भी हमारे पास एक होना चाहिए। एक बैकपैक होना चाहिए हमारे पास, जिसमें कि फिजिट टॉयस हो, चुएबल आपके ब्रेसलेट्स हों,
ठीक है, स्ट्रेस बॉल्स हो, सेंसरी के लिए वो स्क्वीजी बॉल्स हो, जेल बॉल्स हो, ठीक है, तो ये सब चीजें जो कि टैंगल्स हो, ठीक है, ताकि ये सब चीजें आपको जब वो फ्री टाइम में होता है, जब वो स्टिम करना चाहता है, तो उस टाइम पे हम उसको दे सके, ताकि उसका ध्यान उन सब चीजों में से हटके यहीं पे लग जी जाए। जी विजुअल बिल्कुल। टॉयज बहुत सारी आती हैं, ठीक है, नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स आती हैं मैम, टाइमर्स हमें रखने चाहिए साथ में, पिक्टोरियल कार्ड्स रखने चाहिए, जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं खासकर उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि वो अपनी नीड्स को नहीं बता पाते, तो उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसलिए उनको पिक्चरल कार्ड्स होंगे तो वो कार्ड से आपको बताएंगे मुझे ये चाहिए। ये लॉन्ग प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन इसमें लंबा प्रोसेस, लेकिन आपके पास होगा तो आप करवा पाएंगे, और आप गाइडेंस लेंगे कैसे करवाना है, तो आपके पास ये चीजें हैं जो होनी चाहिए मैम। जो भी आपने हमें टूल्स बताए कि शॉर्ट टर्म यूज के लिए नहीं होते हैं, ये सारे सभी टूल्स लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा कि प्लीज आप कुछ टेक्निक्स भी हमारे साथ शेयर करिए प्लीज। देखिए, मैंने जैसे कहा कि ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग, एक 24/7 केयर इन्वॉल्वमेंट चाहता है ऑटिस्टिक बच्चा। अब 24/7 का मतलब ये हुआ कि इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टेक्निक से पहले पेरेंट्स को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ खाली। 24/7 का मतलब है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें अब ये आता है, जैसे बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स लेके जाते हैं थेरेपी सेंटर्स लेके गए, फिर यहाँ लेके स्पीच, ओटी, इतना जगह जो बच्चे जाते हैं स्कूल से आने के बाद, वहाँ पे पेरेंट्स का जो रोल है जो घर पे, वो नहीं दे पाते, नहीं डिवोट कर पाते, क्योंकि वो इतना पैक शेड्यूल है बच्चे का, ठीक है, वो नहीं कर पाते। बाद में प्रॉब्लम ये आती है जो यूजुअली हमें सुनने को मिलता है कि सर ये थेरेपी सेंटर्स पे तो बच्चा बहुत अच्छा करता है लेकिन घर पे नहीं करता। ये बहुत कॉमन कंप्लेन है पेरेंट्स की, जो कि जेन्युइन है, और पेरेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आपने प्लान लिया, आपने एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, थेरेपिस्ट के साथ लगना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आप टेक्निक भी सीख रहे हैं, कैसे करना है, क्यों नहीं कैसे करना है, क्योंकि देखिए अब लॉकडाउन जैसे फेज आया, इसमें हमें जितना इन्वॉल्व होना है, ठीक है, पेरेंट्स, क्योंकि उस टाइम नो थेरेपिस्ट नथिंग, आपको गाइड कर सकता है तो ऑनलाइन, लेकिन करना तो आप ही को है, ठीक है, बच्चे की डेवलपमेंट आपसे आएगी, मदर्स एंड पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट, ठीक है, तो ये मान के चलिए, तो इनसे हमें उस टेक्निक सीखिए, उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करिए, उसको घर पे अप्लाई करिए, सेशंस, एक सेशंस की टाइमिंग और सेशंस का वो आप इस तरह मैनेज करिए कि आप भी उसको इतना टाइम दे सकें, ताकि बच्चे को ये रहे माइंड में कि हाँ मुझे सबके साथ काम करना है। देखिए एज ए ओटी ना, हमारा मेन रोल है बच्चा घर के एनवायरनमेंट में और स्कूल के एनवायरनमेंट में दोनों जगह काम करे। थेरेपी सेंटर्स में काम करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, सबके साथ काम करें, हमारे साथ ही खाली काम नहीं, घर पे मम्मी के पापा के साथ उनकी बात सुने, उनके इंस्ट्रक्शन सुने, स्कूल में टीचर्स के साथ भी सुने, तो सबके साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी आएगा बच्चे में। तो हमारा मेन एम वो है, तो हमें उसके लिए पेरेंट्स की हेल्प, पेरेंट्स को ये चीज एक लेके चलना चाहिए कि नहीं, हाँ मुझे इसको टाइम देना है, जितना ज्यादा बच्चे को टाइम देंगे उतना ही अच्छा। अब मैं जाता हूँ टेक्निक्स पे मैम। जैसे शेड्यूल बनाना, एक सबसे पहले स्टार्ट विद शेड्यूल। विदाउट शेड्यूल, बिना उसके हैफेजेडली कुछ भी हम करवाएंगे तो कहीं कहीं भी नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा। शेड्यूल ऐसा हो जो प्रैक्टिकल हो, जिसमें ओटी भी हो, जिसमें आपके स्पीच भी हो, जिसमें आपका एडीएल भी हो, स्पेशल एजुकेटर भी हो, ठीक है, आपका लीजर एक्टिविटी भी हो, प्ले भी हो, ठीक है, तो सब कुछ हो उसमें, और उसको आप ट्राई करिए कि फॉलो करिए, ठीक है। उसमें अगर मान लीजिए कुछ चेंज होता है शेड्यूल में, तो आप उसको प्रीवियसली 4 डेज 5 डेज से आप उसको थ्रू पिक्चर्स, थ्रू ये उसको बात करिए, उसे समझाइए कि मतलब हाँ ये देखिए शादी आने वाली है, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग चेंज इन प्लान, तो आपको उससे माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका शेड्यूल हो गया। दूसरा मैम, हमें सेंसरी नीड्स पे फोकस करना, मैंने पहले बताया था सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। जब तक सेंसरी नीड्स पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम सेंसरी नीड्स पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक बच्चा सोशलाइज नहीं हो पाएगा, तब तक वो कहीं भी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे स्टार्ट विद, जैसे हम लोग टेक्टाइल ब्रशेस यूज करते हैं, टेक्निक्स होती है, हर बच्चे से बच्चे डिपेंड करता है, ओरोमोटर इश्यूज होती हैं, किसी के टेक्टाइल इश्यूज होती हैं, किसी की सर्टेन
सर्टेन चीजें हैं जो हम सेंसरी में यूज करते हैं। इंटरनल इश्यूज भी बहुत सारी हैं, जो इंटरनल हमारे सेंसेस है उसकी भी इश्यूज बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वो सब चीजों पे एक प्लान लीजिए, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो करिए, वो फॉलो करिए। सेंसरी इश्यूज पे काम करना बहुत जरूरी है। नेल कटिंग, हेयर कटिंग इश्यूज, ये सब बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं बच्चों को। एक होता है मैम फ्लो टाइम एक्टिविटीज। जी सर। बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए फ्लो टाइम एक्टिविटीज मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब बैठ के बच्चों के साथ प्ले करेंगे। फ्लो टाइम एक्टिविटीज प्ले जिसमें इंटरेस्ट हो बच्चे को, जैसे सेंसरी प्ले हो गया, बॉल प्ले हो गया, टर्न टेकिंग हो गया, मेरी टर्न फिर आपकी टर्न फिर मेरी टर्न, पासिंग द पार्सल हो गया, ठीक है। तो इसमें बच्चा इंटरेस्ट शो करता है, ठीक है। इमिटेशंस हो गई, डांस हो गया विद म्यूजिक समथिंग, कुछ भी। हाँ, एक बुक रीडिंग हो गई, अगर बच्चा थोड़ा सा पता वन वर्ड्स ये वाली रीडिंग वाली बुक्स हैं जिसमें टेक्सचर्स भी हो। आजकल बहुत आजकल बुक्स आती है मैम, अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं जिसमें कि ना टेक्सचरल भी ऐड होता है, कि वो कर सकते हैं। इमेजिनरी प्ले कर सकते हैं, जैसे मैंने टनल बना दिया, हैंड से मैंने टनल बनाया, तो मैंने शो किया बच्चे को कि टॉय ट्रेन, टॉय बस, टॉय कार पास हो रही है अंडरनीथ द टनल, तो बच्चा एक सीखता है, अच्छा ये टनल है, ये है। तो इमेजिनरी प्ले हम लोग उस पे भी हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक से हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मैम हम एक फ्लो टाइम एक्टिविटीज में कर सकते हैं। और एक चीज है जो हम लोग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट टास्क कंप्लीशन। मतलब हम लोग प्लान करिए घर में, एक ऑब्स्टेकल्स प्लान करिए, टारगेट दीजिए। टारगेट ऐसा हो जिसमें लर्निंग, जैसे एक पिज्जा मेकिंग है, तो एक पिज्जा की स्लाइसेस हमारे पास इजीली अवेलेबल, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, पिज्जा की स्लाइसेस अवेलेबल। आप वहाँ पे ट्रे रखिए, एक एक पिज्जा की स्लाइस लेके जाएगा, वो ऑब्स्टिकल को देख के अपने आप। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि बच्चा खुद से प्लान आउट करेगा चीजें, खुद से देखेगा, खुद से सेल्फ पूरा फोकस देगा, और एस्केप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो आपकी हेल्प ना ले, ठीक है। उस पे जाए, वो अपने आप करे, अपना फिक्स करे, ताकि उसको एक पता चले कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करिए, अगर हो सके तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करिए। तो ये चीजें थोड़ा सा हम लोग इंडिपेंडेंट टास्क कंप्लीशन पे लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। अगर वो इंडिपेंडेंटली कोई काम करता है तो आगे हर चीज उसको इंडिपेंडेंट 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 पे हम लोग लेके चलेंगे। तो ओटी का मेन मोटिव है इंडिपेंडेंट पे रखना, ठीक है। रीइंफोर्स करिए मैम, पॉजिटिव थिंग्स को रीइंफोर्स करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्टोरियल कार्ड्स मैंने बताया, नॉन वर्बल बच्चों के लिए हम लोग यूज करते हैं, अपनी नीड्स बताने के लिए उन लोग पिक्टोरियल कार्ड्स के थ्रू नीड्स बता सकते हैं। और एक लर्निंग स्पेस क्रिएट करिए घर पे, या फिर एक डेडिकेटेड एरिया रखिए कि जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो बच्चों को। अगर पढ़ा रहे हैं तो डिस्ट्रैक्टिव वाला एरिया ना हो, फिजिट टॉयस हो साथ में, ताकि आप उसको ब्रेक टाइम में दें, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ना हो बहुत ज्यादा। और एक ओटी रूम अगर हो सके तो डेडिकेट करें तो बहुत अच्छी बात है। चॉइस मेकिंग दीजिए मैम बच्चों को। पेरेंट्स को बोलो चॉइस मेकिंग, मतलब कोई दो चॉइस देंगे तो बच्चा आपको देखेगा, इसी बारे चॉइस को देखने के लिए आपको आपको इसलिए आई कांटेक्ट देगा, अच्छा मैं क्या चूज करूं। एक उसका उसी टाइम माइंड उसका स्टिल होगा कि अच्छा मुझे ये फोकस रहेगा। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम थोड़ा सा इसमें इनकलकेट कर सकते हैं अपने प्लान में, घर पे पेरेंट्स इजीली इनकलकेट कर सकते हैं। ADL, not to forget, very important. Activities of daily living, self care, very important. उसमें इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट सर। सर वैसे तो आपने बहुत ही अच्छे से सभी जो हमारा क्वेश्चन था आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट फिर भी एक टेक अवे मैसेज हमारे पेरेंट्स के लिए, अगर आप कुछ गाइडेंस हमारे पेरेंट्स को स्पेशली कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर करिए सर। सबसे पहले तो मैम, जैसे मैंने कहा, प्रोफेशनल एडवाइस एज सुन एज पॉसिबल। जैसे आपको साइंस नजर आए, सबसे पहले आपको प्रोफेशनल की हेल्प, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको गाइड करेगा किस थेरेपिस्ट के पास कैसे कैसे जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा मैम, कभी भी अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना। बिल्कुल सर, हर बच्चे ये के अंदर पॉइंट तो पोटेंशियल होता बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये पॉइंट पे तो मैं भी एम्फसाइज करना चाहूंगी, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। है, हर बच्चे के अंदर अलग पोटेंशियल है, हमें उस पोटेंशियल को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। हम बच्चे को किसी बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा, जो अप्रोच क्लिनिक में हम लोग यूज कर रहे हैं, आप देखते हैं क्लिनिक सेशंस में जो अप्रोच यूज करते हैं, वही चीज हमें घर पे भी लाके करें। सपोज करिए जैसे क्लिनिकल सेटअप में बच्चे ने स्पून फीडिंग अपने आप सीख लिया, या कोई भी चीज अपने आप इंडिपेंडेंट कर रहा है, तो घर पे आप मेक श्योर करें कि वो घर पे भी वो उसको कंटिन्यू करेगा। क्या होता है कि वो हम लोग वहां पे तो स्पून से खुद खा रहा है, लेकिन घर पे आके हम उसको स्पून फीडिंग करवा रहे हैं, तो उसके 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 ब्रेन में मैसेज आ रहा है कि इस एनवायरनमेंट में मुझे रिलैक्सेशन है,
मुझे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे 45 मिनट्स का सेशन है, चलो उसको मैं कर दूंगा। ये एक बिहेवियर पैटर्न बन जाता है जो बच्चे का ना, उसको ब्रेक करना सबसे इम्पोर्टेंट है। थेरेपी सेशन यही प्रॉब्लम आती है जो पेरेंट्स बोलते हैं कि फिर मैम आपके साथ तो करता है, हमारे साथ नहीं करता, क्योंकि हम लोग को इंडिपेंडेंट पे नहीं रखते। थेरेपी सेंटर्स में आजकल जो भी आपसे, तो हमने उसको ये सिखा दिया, आप घर पे भी उसको वही करवाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है। गिव अप मत करिए, टेंट्रम्स बिहेवियर्स के सामने उसको गिव अप मत करिए। कोई भी चीज है शो करेगा, अब उसको किस तरह उसको टैकल करना है, कैसे करना है, आप अपने प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। ठीक है, रीइंफोर्समेंट यूज करना है, रीइंफोर्समेंट यूज करिए, कार्ड्स यूज करना है, कार्ड्स यूज करिए, एजुकेशनल वीडियोस यूज करना चाहते हैं उससे यूज करिए, लेकिन बिहेवियर्स के आगे गिव इन नहीं करना हमें, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। बहुत सारे पेरेंट्स में अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं बच्चे के अराउंड। एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जैसे बच्चा कार से आ रहा है, ठीक है, पेरेंट्स बच्चे के साथ कार से आ रहे हैं, लेकिन वो मैकडी के लिए बहुत ऑब्सेशन है उसको, या कोई चॉकलेट शॉप के लिए बहुत ऑब्सेशन है, तो पेरेंट्स को पता है ये यहाँ पे आएगा तो वो टेंट्रम शो करेगा, तो क्या करते हैं, वो घुमा घुमा के गाड़ी को लेके आते हैं ताकि वो उस एरिया से बच के निकले, ताकि वो कोई टेंट्रम शो ना करे। लेकिन ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कब तक चलेगा, कब तक होगा, क्योंकि कभी ना कभी आगे जाके भी कभी ना कभी ये आएगा, तो इससे पहले हमें उसको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब ये आपको आएगा, ये सीन आएगा, तो आप कुछ टेंशन नहीं करोगे। हो सकता है तो टाइम लगे, हो सकता है कि हमें वे आउट चेंज करना पड़े, हमें उससे बात करनी पड़ेगी, थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए, उससे बात करिए, रीइंफोर्समेंट यूज करिए कि अच्छा आप अगर नहीं जाओगे, रीइंफोर्समेंट होता है कि मैम जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज हम यूज करें, जो आप अगर वहां नहीं जाओगे तो आपको ये मिलेगा, और वो दीजिए अगर पॉजिटिव इनपुट। धीरे धीरे उसका माइंड वहां से हटेगा कि चलो ठीक है, फेड आउट होगा, राइट, हाँ फेड अवे होगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें उसको करना चाहिए, उसको डे टू डे एक्टिविटीज में करना चाहिए। बहुत आते हैं ये कंप्लेंट्स एक्चुअली, मैं इसलिए बता रहा हूँ। पॉजिटिव बिहेवियर को मैम रीइंफोर्स करना, वो बी पॉजिटिव, पेरेंट्स को हमेशा बी पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पेशेंट नहीं होना। ऑब्वियसली मैम बहुत मुश्किल है, देखिए 24 घंटे आप अगर डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका पेशेंस कहीं लूज करता है, कहीं मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है कि अरे मैं इतने टाइम से कर रही हूँ लेकिन नहीं रिजल्ट दिख रहा, लेकिन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन आप करेंगे, जेन्युइनली फॉलो करेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली चलेगा, तो आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा बच्चे में मैम। ठीक है, तो ये, और हमेशा याद रखिएगा यू आर द बेस्ट, पेरेंट्स आर द बेस्ट, ठीक है, दे आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। सारी इंप्रूवमेंट जो बच्चे में आएगी वो only and only because of the parents, the teachers, all that. We are there to guide you. Okay, ma'am. बिल्कुल सर, तो अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि पेरेंट्स आर दी बेस्ट, और सबसे बड़े थेरेपिस्ट वही है हमारे लिए। और बार बार हम अपने सेशन में यही बोलते हैं कि बीइंग अ प्रोफेशनल हम सबको टीम वर्क की तरह काम करना है, तो पेरेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इतनी वंडरफुल गाइडेंस और इतने सारी टेक्निक्स और इतनी सारी बातें करने के लिए। आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया अपना, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone for watching us. खुश रहिए, हंसते रहिए, smile and peace.